हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये कब लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते आ रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों अब कंपटीशन में भी फर्स्ट नंबर पर रहता है। तो पहला ऑप्शन है 18 जून 1577, दूसरा ऑप्शन है 18 जून 1567 और तीसरा ऑप्शन है 18 जून 1576 और 4 नंबर ऑप्शन है 18 जून 1555 में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा 18 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में देखो हम देखेंगे इस युद्ध के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना वो आपको व्याख्या में मिलने वाले हैं नए क्वेश्चन। 18 जून 1576 को विक्रम संवत 1633 द्वितीय ज्येष्ठ शुद्धि को, इसका स्रोत राजस्थान बोर्ड पुस्तक है। और 21 जून 1576 को ये जो युद्ध है वो हुआ था और इसका जो स्रोत है ना वो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रकाशित राजस्थान थॉट द अगेंस्ट वॉल्यूम 2। ठीक है, तो उसमें गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, उसमें भी 21 जून 1576 लिखा गया है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ना वो है 18 जून 1576, क्योंकि आरबीसी बोर्ड ने है ना वो 18 जून 1576 ही माना है, लेकिन कई जगह आपको 21 जून 1576 भी मिलेगा। तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको ये, तो आपको बोनस मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला है कि ये युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट खमनोर गांव राजसमंद में हुआ था। इस युद्ध में प्रताप की पराजय हुई थी, परंतु वह बंदी नहीं बनाए जा सके थे। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई है। और इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया है। इसके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों की जमीनों के पट्टे ताम्र पत्र के रूप में जारी किए गए थे। जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का था। इस युद्ध का वर्णन युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी है, उन्होंने मुंतखब उत तवारीख में किया गया है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किसे हराया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। यह क्वेश्चन पीएसआई 2011 में पूछा गया, इसकी व्याख्या भी हम देख चुके हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में होती है। तो यह है मुंतखब उत तवारीख। ठीक है, ये एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, सन 1837 में बिचक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। यह सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर है कैप्टन बार्ट, 2 नंबर कर्नल जेम्स टोड, 3 नंबर कैप्टन हॉकिंग्स, 4 नंबर पर आरसी अग्रवाल। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर है ना वो है कैप्टन बर्ट। 1857 की क्रांति के टाइम में बिचक की पहाड़ी अशोक के शिलालेख है वो कैप्टन बर्ट ने खोजे थे। अगला क्वेश्चन है कि जोता व खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर जोते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों में से संबंधित नहीं है। तो देखो कृष्ण लोहित मर्दभांड है, चित्रित दूसर मर्दभांड है, 3 नंबर है चावल है और 4 नंबर पर तांबे की वस्तुएं हैं। तो ये क्वेश्चन देखो फिर से देखो क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी वस्तु है जो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो वो है चित्रित दूसर मर्दभांड, यहाँ पर नहीं मिले थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़वासी दीवारों पर नींवों को मजबूत व सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। 2 नंबर है मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। 3 नंबर है आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। और 4 नंबर पर आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो कथन है वो असत्य ये है कि मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध भी है, कच्ची ईंटों के जो मकान है कुछ अवशेष है वो आपको मिल जाएंगे आहड़ सभ्यता के अंदर। ठीक है, तो ये उपलब्ध नहीं है, गलत है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है,
बेराट, जिसका दूसरा नाम है विराटनगर, में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेराट का जो प्रथम उत्खनन है ये दयाराम साहनी की देखरेख में किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह भी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में स्पेशल एजुकेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्राचीन स्थल एक तरफ उत्खनन करता है, हमें उनका मिलान देखना है, सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा अमलानंद घोष उत्खनन करता थे, आहड़ के एच.डी. सांकलिया थे, और बेराट के केदारनाथपुरी नहीं थे, दयाराम साहनी थे, और बागोर के वी.एन. मिश्र, ये सही है। ठीक है, तो ये बागोर भीलवाड़ा में है, ये भी आप ध्यान रखना। 3 नंबर ऑप्शन है ना वो सही सुमेलित नहीं है। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। 2 नंबर है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। 3 नंबर है, कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। 4 नंबर है, आहड़वासी का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे का गलाना व ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है ना यही सही है कि आहड़वासी का महत्वपूर्ण व्यवसाय केवल ऐसक तांबे का गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। ठीक है, भट्टियां भी मिली है तांबे गलाने के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? यह सेकंड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने क्या कहा है? 1 नंबर है G.H. ओझा, 2 नंबर है श्यामल दास, 3 नंबर दशरथ शर्मा, 4 नंबर दयाराम साहनी। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है दशरथ शर्मा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातात्विक कालीबंगा के खोज करता है? तो ए घोष है ना, ये कालीबंगा सभ्यता है उसके खोज करता है ए घोष। 1 नंबर पर दे रखा है जो इसका सही आंसर है। अगला है, आहड़ सभ्यता स्थित है, तो आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? 1 नंबर यमुना नदी, 2 नंबर बनास, 3 नंबर चंबल, 4 नंबर लूणी। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनास नदी हो जाएगा, क्योंकि बनास नदी पर आहड़ सभ्यता स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वो है कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कर्पूरी देवी है ना, ये किस राजपूत शासक की माता थी? 1 नंबर महाराणा प्रताप, 2 नंबर राणा सांगा, 3 नंबर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और 4 नंबर पर है राणा हमीर। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय था ना, उसकी माता का नाम है कर्पूरी देवी था। ठीक है, कर्पूरी देवी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरएस प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। कई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर तो एक ही लिखा है, लेकिन बहुत बार पूछा है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शासनकाल में सूफी संत किस के शासनकाल में राजस्थान में आए थे? ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये एक सूफी संत है जो राजस्थान में आए थे। तो पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह के टाइम में, 2 नंबर है राणा सांगा के समय, 3 नंबर राणा कुंभा के समय में, 4 नंबर है पृथ्वीराज चौहान के समय में। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ना वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में आए थे। उस टाइम शासक था पृथ्वीराज चौहान का। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान में आए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन सा था? सेकंड ग्रेड लेब असिस्टेंट दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? 1 नंबर परमार्दी देव था। ठीक है, परमार्दी देव था चंदेल शासक। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो व्याख्यान है, पृथ्वीराज ने 1182 में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में बंडानको के विद्रोह का अंत किया तथा महोबा के चंदेल शासक परमाल परमार्दी देव को हराकर के उसे संधि के विवश किया और उसके कई गांव अपने अधिकार में ले लिए गए थे। आला और उदल महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के 2 वीर सेनानायक थे जो अपने शासन काल से रूट करके पड़ोसी राज्य में चले गए थे। जब 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दी देव ने अपने दोनों वीर सेनानायकों के पास यह संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया है, और दोनों परमवीर सेनानायक पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा वीरता को प्राप्त हुए थे। ये व्याख्या महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बंडानको का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था? जो बंडानको है उनका पूर्णतः दमन किसने किया? यह सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर सोमेश्वर, 2 नंबर अजयराज, 3 नंबर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और 4 नंबर पर विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ पर इसका दोस्तों सही आंसर है ना, बंडानको का जो पूर्णतः दमन है ना वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? चालुक्य शासक पूछा गया है। ठीक है, तो 1 नंबर भीनमाल फर्स्ट, 2 नंबर भीनमाल सेकंड, 3 नंबर जयचंद, 4 नंबर पर
परमार्दी देव। तो चंदेल का तो ये था परमार्दी देव। और उसके बाद में जो उज्जैन का जयचंद गढ़वाल था। और भीमदेव सेकंड है ना, ये था समकालीन चालुक्य शासक। ठीक है, भीमदेव सेकंड, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। बप्पा रावल था ना, उसका मूल नाम क्या था। 1 नंबर अल्लट, 2 नंबर गुहादित्य, 3 नंबर कालभोज, 4 नंबर पर महेंद्र सेकंड, द्वितीय भी बोल सकते हैं, महेंद्र द्वितीय। उसके बाद में बप्पा रावल का जो मूल नाम है ना दोस्तों, वो है कालभोज। कालभोज याद रखना, कालभोज किसका मूल नाम है, बप्पा रावल का। बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या है, मूल नाम क्या है, कालभोज है। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में देखो महत्वपूर्ण जानकारी एक साथ देख लेते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल का टाइम है शासन का, वो है दोस्तों 734 से 753 के मध्य। ठीक है, ईस्वी है 734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी तक बप्पा रावल का शासक रहा था। उनका मूल नाम कालभोज था, मूल नाम कालभोज था। और इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारिद ऋषि ने दी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हरा करके मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली। अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यह थी व्याख्या बप्पा रावल के बारे में। अब देखो अगला क्वेश्चन, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। गुहिल वंश है, उसका पहला शासक कौन था। 1 नंबर अमर सिंह, 2 नंबर बप्पा रावल, 3 नंबर राणा हमीर, 4 नंबर पर छेतर सिंह। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बप्पा रावल हो जाएगा, क्योंकि गुहिल वंश का पहला शासक बप्पा रावल था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया। 1 नंबर नागभट्ट, 2 नंबर मानमोरी, 3 नंबर बिल्लूका, 4 नंबर पर ककूका। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है मानमोरी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है उसकी दृष्टि से सही है। राजाओं का जो क्रम है वो सही है। 1 नंबर जयतर सिंह, उसके बाद में समर सिंह, फिर तेज सिंह, ये गलत है। उसके बाद में समर सिंह, तेज सिंह, जयतर सिंह, ये भी गलत है। जयतर सिंह था, उसके बाद में तेज सिंह आया, फिर समर सिंह आया था। तो ये 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि मेवाड़ की जो जयतर सिंह थे ना, उनका जो समय है वो सबसे पहले था 1213 से 1253 के मध्य। फिर आया था तेज सिंह, उसका टाइम था 1253 से 1273 ईस्वी तक। फिर समर सिंह आया था, उसका 1273 से 1302 ईस्वी तक समय था। ठीक है, तो ये राजाओं का क्रम है समय अनुसार। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, जयतर सिंह था, जयतर सिंह कौन था। 1 नंबर जालोर का शासक, 2 नंबर मेवाड़ का शासक, 3 नंबर रणथंभौर का शासक, 4 नंबर बूंदी का शासक। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ का शासक था। जयतर सिंह तो आप जानते हैं मेवाड़ का शासक था, 1213 से 1253 के टाइम इनका शासक था। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था। राणा रतन सिंह है ना, ये किस वंश का शासक था। सेकंड ग्रेड जेल परेड दोनों एग्जाम में पूछा है। 1 नंबर चंदेल, 2 नंबर चौहान, 3 नंबर गुहिल, 4 नंबर पर परमार। तो रतन सिंह चौहान था। ठीक है, गुहिल था, सॉरी गुहिल था, गुहिल वंशीय था। रतन सिंह ये चित्तौड़ का शासक था, पद्मनी इनकी पत्नी थी, तो ये गुहिल वंश से संबंधित था। ठीक है, और हमीर है ना वो चौहान था। रणथंभौर का शासक था हमीर, हमीर वो चौहान था। ठीक है, ये गोयल था, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। यह सेकंड ग्रेड 2014 में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में जो प्रत्यार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, उसकी राजधानी कौन सी थी। 1 नंबर मेड़ता, 2 नंबर जालोर, 3 नंबर बीनमाल, 4 नंबर पर है मंडोर। तो मंडोर है जोधपुर वाला, वो हरिश्चंद्र की राजधानी थी। प्रत्यार वंश का शासक था हरिश्चंद्र, उसकी राजधानी मंडोर थी। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। मंडोर के प्रत्यार गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाएं थी। नैन सिंह द्वारा उल्लेखित किया गया है कि 26 शाखा थी गुर्जर प्रत्यारों की। इसमें से सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंडोर के प्रत्यार थे। जोधपुर 837 में, गटियाला 861 में। शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नायक ब्रह्मण रोहिल्दी के 2 पत्नियां थी, एक ब्रह्माणी और दूसरी छत्राणी। और भद्रा ब्रह्माणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रत्यार एवं छत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रत्यार कहलाए थे। भद्रा के 4 पुत्र थे दोस्तों, भोगभट, कदत और रजिल और दद था। इन चारों ने मिलकर के मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की। वैसे रजिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली में इससे प्रारंभ होती है। इसी शाखा का नाम नागभट्ट प्रथम था, जो रजिल का पोता था।
ठीक है, वह बड़ा प्रतापी शासक था। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रत्यारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदल करके मेड़ता स्थापित किया, जो मंडोर से 60 मील से भी अधिक दूरी पर है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रत्यार शासकों ने रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है। प्रत्यार शासकों में रोहिल्दी के नाम से किसे जाना जाता है? 1 नंबर रजील, 2 नंबर मिहिर बोज, 3 नंबर हरिश्चंद्र, 4 नंबर महेंद्रपाल। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन, रोहिल्दी के नाम से जाना जाता है हरिश्चंद्र। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं। सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा है कि मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं। 1 नंबर क्षत्रिय, 2 नंबर वैश्य, 3 नंबर पर है शूद्र और 4 नंबर पर है ब्राह्मण। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रत्यारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो सबसे पुरानी कौन सी शाखा है प्रत्यारों की? 1 नंबर जालोर, 2 नंबर मंडोर, 3 नंबर मारवाड़, 4 नंबर पर उज्जैन। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंडोर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि मंडोर के प्रत्यार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे? उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था। तो वो थे कक। ठीक है, कक याद रखना आप। तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यह भी प्रत्यारों के पुत्र था। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो नेह तरंग रचित है 1 नंबर राव बुद्ध सिंह, 2 नंबर पर है महाराजा राय सिंह, 3 नंबर महाराजा जसवंत सिंह, 4 नंबर राजा सावंत सिंह नागरीदास। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन राव बुद्ध सिंह। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक दे रखे हैं। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, बिसल देव रासो नरपति लाला लेखक था। खुमान रासो का दलपत सिंह विजय था। ठीक है, उसके बाद में वेली कृष्ण रुक्मणी आप जानते हैं पृथ्वीराज राठौड़ था। फिर राव जैत सिंह रोचन शिवदास गडाड़ नहीं था। ठीक है, राव जैत सिंह रोचन के लेखक शिवदास गाडर नहीं था। आप कमेंट में ये बताना राव जैत सिंह रोचन के लेखक कौन थे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चेतावनी राव चौंगटिया किसने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 नंबर प्रताप सिंह बारठ, 2 नंबर जोरावर सिंह बारठ, 3 नंबर राव गोपाल सिंह, 4 नंबर पर केसरी सिंह बारठ। तो चेतावनी राव चौंगटिया के लेखक है केसरी सिंह बारठ। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें क्या था, लोगों को जो समाचार दिया जाता था वो तो बंद हो गया, लेकिन केसरी सिंह बारठ ने एक पुस्तक लिख डाली और चेतावनी राव चौंगटिया नाम दे दिया। उसके अंदर जो किसान थे, जो लोग थे, आम नागरिक थे, उनको उत्तेजित किया गया था। ठीक है, तो ये केसरी सिंह बारठ एक 1857 की क्रांति के समय की बात है। केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, ये तीनों ही एक ही परिवार के लोग थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है केसरी सिंह बारठ। ठीक है, इनके बारे में और अधिक जानकारी भी आप ले सकते हो, लेकिन ये चेतावनी राव चौंगटिया हैं, ये लोगों को उत्साहित करने के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी केसरी सिंह बारठ ने। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो 1 नंबर पूर्वी मारवाड़ी, 2 नंबर उत्तरी मारवाड़ी, 3 नंबर दक्षिणी मारवाड़ी, 4 नंबर उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। तो एक तो है गंगा लहरी, 2 नंबर है वेली कृष्ण रुक्मणी। ये पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। तो 1, 2 दोनों सही है। 4 नंबर में दे रखा है 1 व 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध का लेखक कौन था? तो भीनमाल का माघ था। ठीक है, शिशुपाल वध का लेखक कौन था? भीनमाल का माघ। अगला है, पद्मावत के रचनाकार कौन थे? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी पद्मावत। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट है। जयानक भट्ट है ना, ये पृथ्वीराज विजय के लेखक है। ये सभी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा है। कन्नड़ देव प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो कन्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? 1 नंबर नयन सुख, 2 नंबर रामभट्ट, 3 नंबर पद्मनाभ, 4 नंबर पर हेमकवि। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मनाभ। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्नड़ देव प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो वो है वात। बादली के रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह। और जमीन रो धनी कुण और मिंजर पुस्तके के रचयिता कौन है? ये सेकंड ग्रेड 2009 में पूछा है कि जमीन रो धनी कुण एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी से थे।
अगला है केसरी सिंह बारड़ द्वारा रचित चेतावनी रा चुंगटिया था दिल्ली दरबार में जाने से रोका था महाराणा फतेह सिंह को। ठीक है, ये चेतावनी रा चुंगटिया गाया गया था। ये फतेह सिंह जब दिल्ली जा रहे थे तो उनको ये चेतावनी रा चुंगटिया सुनाया गया था और ये नहीं गए थे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ढोला मारू रादुल्ला की रचयिता कौन है? 1 नंबर कवि कलोल है। ठीक है, कवि कलोल ढोला मारू रादुल्ला की रचयिता है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला है गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? 1 नंबर खुमान रासो, 2 नंबर हमीर रासो, 3 नंबर संगत सिंह रासो, 4 नंबर सगत रासो। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा संगत सिंह रासो। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है संगत सिंह रासो। अगला है हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? 1 नंबर डिंगल, 2 नंबर पिंगल, 3 नंबर हिंदी, 4 नंबर संस्कृत। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगल। हमीर रासो पिंगल भाषा का ग्रंथ है। सुंदर विलास की रचयिता कौन है? सुंदरदास जी हैं। अगला है उद्योतन सूरी की कृति कौन सी है? 1 नंबर वंश भास्कर, 2 नंबर वृहद कथा मंजरी, 3 नंबर कथा सरित सागर और 4 नंबर है कुवलेमाला। तो उद्योतन सूरी की जो कृति है वो है कुवलेमाला। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राव जैत सिंह रोचंद के रचयिता कौन है? बिट्ठू सुजाजी हैं। ये राव जैत सिंह रोचंद के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो नैण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? तो मुहणोत नैण सिंह हैं। वो मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक है मुहणोत नैण सिंह। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ था? तो सौर सैनी अपभ्रंश है, उसकी वजह से राजस्थानी भाषा का उद्भव स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश की वजह से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? तो उनके पुत्र थे मुरारीदान। उन्होंने सूर्यमल मिश्रण की जो वंश भास्कर ग्रंथ था उसको पूरा किया था मुरारीदान ने। अगला है निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित नहीं है? तो एक तो मुर्दों का टीला लिखित है, दूसरा है कब तक पुकारूं ये भी लिखा है, सीधा साधा रास्ता ये भी लिखा है, लेकिन मिट्टी का कलंक ये नहीं लिखा है राघव ने। तो यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कॉलेज सरंगी जी के 2018 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला है गलत युगम को चुनिए। साहित्यिक और रचना, साहित्यिक रचना दूसरी तरफ साहित्यकार है। बादली वो चंद्र प्रकाश देवल ने नहीं लिखा है। राधा सत्य प्रकाश जोशी ने लिखा है। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत ने लिखा है। बाता में भूगोल है वो हरीश बदानी ने लिखा है, लेकिन बादली नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया है? तो वो है मधु आचार्य आशावादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए मन्नू भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो है एक कहानी ये भी। अगला है गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? तो सगत रासो है। जय सिंह सूरी के लेखक कौन है? हमीर मर्दन। ठीक है, हमीर मर्दन। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। आज जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन आपको कैसे लगे? सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन इतने भी सिंपल नहीं है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके आसपास ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बताना। साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं ये आप कमेंट में बताना, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अधिक विद्यार्थी होने के बाद में हमारे चैनल पर एक नया जो सीरीज है वो शुरू किया जाएगा। तो उसमें हम देखेंगे कि कितने विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के हैं, कितने फर्स्ट ग्रेड के हैं, कितने इसके अंदर अन्य जो राजस्थान लेवल के एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए एक हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, क्लासेस नई स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए अलग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको प्रदान किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।